हेलो एवरीवन। डेली पॉकेट करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास में हैंड रिटन नोट्स प्लस एमसीक्यू, वो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के आधार पर ही इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। क्या रही हैं विशेष खबर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। सीधा मिलेंगे आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज है 30 जनवरी, और 30 जनवरी की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो पहली है वो है भूगोल से डेल्टा। अब आपने डेल्टा एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ा होगा, बेसिक बुक में भी पढ़ा होगा, पर जो आपको मैं इधर पढ़ाऊंगा वो थोड़ा चीजें अलग तरीके की होंगी, या आपने जब बेसिक बुक में देखा होगा तो उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि डेल्टा होता क्या है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने एक इमेज बनाई है, इसमें उसको इमेजिन करिए। आप लोग देखिए, ये है पहाड़ या पर्वत, जहां से एक बड़ी सी नदी निकल रही है अपने ढलानी क्षेत्रों से नीचे की ओर। अब जब वह नीचे की ओर जा रही है तो वह अपने साथ क्या क्या लेके जाएगी? छोटे छोटे महीन कंकड़, अपनी मिट्टी, अब बहुत सी ऐसी चीजें जो वो बहाकर लेकर जाएगी, उसे कहते हैं हम क्या? अवसाद, है ना। और एक नदी का अंत ऐसा आएगा जहां पर उसे ढाल मिलना बंद हो जाएगी, उसको बोलते हैं मुहाना, या मुहाने पर, या अंतिम पड़ाव पर, है ना। अपने नदी आ चुकी है जहां पर क्या है? ढाल है कम। अब जब मान के चलिए पर्वतों से या पहाड़ियों से नदी निकल रही है ढलानों से, और उसने अवसाद लेते हुए बहाते हुए चल रही है, ढलान उसके पास बची नहीं, तो अब वो उसकी तीव्रता भी कम हो जाएगी। जब उसकी तीव्रता कम हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा? जो भी बहते हुए अवसाद आए थे वो जमा हो जाएंगे। जब वह जमा हो जाएंगे तो वहां पर कैसी त्रिकोणीय स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। तो यही होती है एक टॉपर्स जो होते हैं ना, उनकी स्मार्ट अप्रोच, कि किस तरीके से चीजों को तोड़ना है और बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब मान के चलिए मेंस में क्वेश्चन आया डेल्टा से संबंधित, और आपको सिर्फ इतना सा डायग्राम मेरा याद है या आपने कई बार देख रखा है। आपने शुरुआत की इन शब्दों को मिला के डेल्टा क्या होता है, इस तरीके से एक चित्र का निर्माण कर दिया साइड में। अब जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा ना, वो समझ जाएगा कि बहुत अच्छी अप्रोच और स्मार्ट वर्क बच्चे ने किया है, और इसको अच्छी नॉलेज है, आपको नंबर बहुत अच्छे दे के जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ाई करें, अच्छी से इमेज क्रिएट करें, अच्छे से चीजों को समझना है। जैसे, और मैं सब ये आपको करूंगा, ऐसे ही आप मेरे से जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही हाथ से बने हुए चित्र, खुद के बनाए हुए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आए। अब यूपीएससी स्टेट पीसीएस क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि डेल्टा के लिए क्या परिस्थिति अनिवार्य है। लंबी नदी होनी चाहिए पहली चीज, क्योंकि जितनी लंबी अधिक हो नदी होगी उतने अवसाद अधिक लेके जाएगी। ठीक है। मंद ढाल होना चाहिए मुहाने पर, मतलब जहां अंत है वहां पे ढाल ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। शांत समुद्री तट होना चाहिए, वहां ज्वार भाटा या तेज धारा का निर्माण नहीं हो, या तेज धारा वहां पर ना हो। क्रॉस का मतलब ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ज्वार भाटा और तेज धारा। इनसे संबंधित मैंने एक एमसीक्यू बनाया है। जो भी मैं एमसीक्यू भी बनाता हूं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी स्टेट पीसीएस के देखकर ही बनाता हूं, कि किस तरीके से वो अपना कहाँ किस तरीके से चीजों का उपयोग कर सकते हैं, है ना। इनके प्रकार क्या होते हैं? तो चापाकार, पंछी के पंजे, दंतातुर और ज्वारमुखी। ठीक है। चापाकार कैसा होता है? पंखे के आकार का। बाकी तो
नामों से ही पता है किस तरीके से। अब जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो इस तरीके का हो सकता है कि चापाकार लिख दिए, एक साइड डेल्टा के प्रकार, दूसरी तरफ संबंधित नदियां। तो चापाकार नील और गंगा, नील नदी मिश्र, गंगा भारत में, विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा गंगा नदी का ही है। ठीक है। पक्षी के पंजे के आकार का, मिसिसिपी जो आपकी अमेरिका में है। दंतातुर टाइवन नदी जो आपकी इटली में अवस्थित है। और एस्ट्रीज या ज्वालामुखी सीन जो फ्रांस में अवस्थित है। और भारत में नर्मदा और तापी, ये पूछ सकते हैं। और बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्लस करंट, क्योंकि ये करंट में इसलिए था कि ज्यादातर जो डेल्टा है उनका धसाव हो रहा है। धसाव का मतलब आप समझते हैं, नीचे की तरफ और धसते चले जा रहे हैं, तो इसलिए करंट अफेयर में था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीआईबी, द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो, हर जगह ये न्यूज थी। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। और अभी आपको मैं एक एमसीक्यू भी इसी के आधार पर कराऊंगा, या चलिए मैं आपको एक एमसीक्यू इसका चेक कराता हूं, बाकी फिर मैं सारे जो टॉपिक हैं उनके एमसीक्यू बाद में कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, करने का प्रयास करिए। मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। और हम गलती कहां करते हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ लें, कोचिंग का खूब सारी कोचिंगों के मटेरियल्स पढ़ लें, पर नहीं, आप करंट को जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उसे बेसिक से रिलेट करते रहिए अच्छे से। अब ये देखिए, ये करंट में लाइन आई है। अब इतना आप बेसिक जितना पढ़ेंगे तो इतना डीप या इतना याद रखने वाली चीज नहीं पढ़ेंगे, डाल देगा। ये बेसिक किताबों में आपको लाइन आराम से मिल जाती है, तो ये करंट में मिलती है। क्यों नहीं मिलती, तो बेसिक में भी है थर्ड पॉइंट, पर ध्यान नहीं जाता हमारा। ठीक है। और ये उसका कॉन्सेप्ट, तीनों चीजों को मिला के ऐसे ही यूपीएससी स्टेट पीसीएस बनाते हैं। चलिए बताइए, हो गया। चलिए मैं बताता हूं। पहला लाइन साफ साफ मैंने लिख रखा है कि डेल्टा के निर्माण के लिए नदी का मार्ग लंबा होना चाहिए ताकि अवसादों की मात्रा अधिक हो। पहला कथन तो सही है। दूसरा, मुहाने पर ज्वार भाटा की तीव्र लहरें डेल्टा के विकास में सहायक होती। अभी देखिए मैंने कितना अच्छा डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने आपको पूरा बताया है और लास्ट में पॉइंट भी लिखे हैं कि इस प्रकार से ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और ये देखिए जो मैंने प्रकार बताए थे नदी से संबंधित, जो मिलान मैंने कहा था पूछ सकते हैं आपसे। तो मिसिसिपी जो है वो पक्षी के पंजे के आकार का बनाता है, बात सही है। अभी ये बात पता है क्यों आपको आसान लग रही है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर ये एग्जाम में आ जाएगा ना, जिन बच्चों ने नहीं समझा, करंट अफेयर तो खूब पढ़ रहे हैं पर इस तरीके से कोई चीजों को नहीं बता रहा स्मार्ट अप्रोच से, टॉपर्स इसी तरीके से चीजों को एनालाइज करते हैं करंट से, और वो मैं आपके सामने ला रहा हूं, आप बस मेहनत कीजिए। तो ये कथन सही है। तो आप देखिए पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से मैं एमसीक्यू कराता हूं, पहले पढ़ाऊंगा फिर कराऊंगा। इसी तरीके से आप करते रहिए मेरे साथ, आप देखेंगे आप बेसिक्स में भी और करंट में भी इतनी पकड़ होगी आपकी कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे। चलिए, आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर, राज्यपाल, सभी ने पढ़ा होगा पॉलिटी में, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। अनुच्छेद 153, एक राज्य का एक राज्यपाल, वह दूसरे राज्य का नहीं हो सकता, है ना। सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को आपको माइंड को और अच्छे से चेक करना है, आपको गलत कराना ना, तो बताएं क्या लिखेगा, एक सब लिख देगा। संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये तो हो गई सिंपल लाइन, अगर किसी ने इस फैक्ट को याद रखा वो
चलो ठीक है, सही आंसर दे लेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। अब इस तरीके से दूसरी लाइन बना दे कि संविधान में मूल रूप से एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात गलत है, मूल रूप से नहीं, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा हुआ। और जो एसएससी है, रेलवे है, वहां क्या पूछा जा सकता है, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह किस एक संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो 7 में। ठीक है। अनुच्छेद 155 नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दूंगा, आधे से ज्यादा लोग सोच में पड़ जाओगे। अभी तो चलो आपके सामने इसलिए दे लोगे, बहुत आसान बना देते हैं कभी कभी एग्जामिनर, पर हम गलत कर देते हैं। क्यों? हम चीजों को बड़ा बारीकी से नहीं देखते, पढ़ के चले जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, इनमें से कोई नहीं। ये सिंपल सा है ना, इसलिए बारीकी से पढ़ो। नियुक्त होता है। अनुच्छेद 156 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है राज्यपाल। ठीक है। अब बाकी देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज लिखी है, बाकी और अधिक चित्र के माध्यम से समझाना है। तो चलिए इमेज पे चलते हैं अपनी। राज्यपाल, चलिए, जो इस इमेज में काम की चीजें होंगी उस पर थोड़ा रुकूंगा, जो नहीं होंगी जल्दी लिख लेंगे। अर्हता, ये आप खुद पढ़िए, कई बार आप बेसिक बुक में पढ़ते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं समझाऊंगा। दोहरी क्षमता, अगर कहीं लाइन बना दिया कि राज्यपाल की दोहरी क्षमता के निम्न कथनों पर विचार करें, या राज्यपाल की दोहरी क्षमता होती है और ये कथन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे दोहरी क्षमता के रूप में जाना जाता है। और जो थर्ड है, ये मैं आपको ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा चुका हूं सारी चीजें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से कथन बना दे कि 5 वर्ष से पहले कार्यकाल की समाप्ति होती है राज्यपाल की। और कथन दे राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्तगी द्वारा, है ना। पर देखिए, ये बर्खास्तगी तो हो सकती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर उसके लिए वैध कारण चाहिए। अगर वैध कारण नहीं है तो अनुमति नहीं है आपको बर्खास्तगी की, है ना। न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण के रूप में सही ठहराए गए कृत्यों के आधार पर, राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो त्यागपत्र दे दे, या न्यायालय उसे क्या कर दे, दुर्भावपूर्ण भावना के रूप में सही ठहरा दे, या समिति जो आपकी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह हो और वैध कारण हो उसके आधार पर। 3 आधार है। ठीक है। तो 5 वर्ष से पहले कार्यकाल समाप्त हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, है ना। जहां भी आप बेसिक्स पढ़ते हैं, या तो अभी तो मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, पॉलिटी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इसी तरीके से आप देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स होंगे, चीजें होंगी, समझाने का तरीका, स्मार्ट अप्रोच, हैंड रिटन नोट्स, बहुत अच्छे से आपको चीजें एनालिसिस होंगी अपने दिमाग में ही। शक्तियां, क्षमादान की शक्ति कहाँ पर है, 161 में। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कहाँ से करता है, 164 से। विशेष संबोधन 176। किसी विधेयक को स्वीकृति करने या आरक्षित करने 200। अध्यादेशदारी 213। उत्तरदायित्व क्या है, नियुक्ति और विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति। चलिए और भी जानते हैं राज्यपाल के विषय में, कुछ रह ना जाए जो एग्जाम में आए, इस तरीके से पढ़ना है ना। गवर्नेंस कमेटी बनी थी 1971 में। इसने क्या किया, इसने केंद्र को राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में एक नियमित रिपोर्ट भेजने के लिए राज्यपाल का उत्तरदायित्व निर्धारित किया। तो राज्यपाल का उत्तरदायित्व किस एक कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया, गवर्नेंस कमेटी 1971 में जो बनी थी। यह रिपोर्ट आगे चलकर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए जो होता है को लागू करने का कारण बन सकती है। प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं, अनुच्छेद 356, इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है,
बस आपको पढ़ लेना है एक बार। महत्वपूर्ण आयोगों द्वारा की गई सिफारिशें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर अच्छे से। राजभंडार समिति का संबंध, राज्यपाल। सरकारी आयोग कब बना, बीचलैया आयोग का संबंध, राज्यपाल। ठीक है। पुंछी आयोग का संबंध, राज्यपाल, है ना। और इनके अंदर का आप ना पढ़ें, पर इतना जान लें कि कभी ये पूछ दिया कि राज्यपाल से संबंधित समितियों को क्रमबद्ध लगाइए, तो क्रमबद्ध आपको पता हो कि पहले राजमन्नार है, दूसरी पे सरकारिया है, तीसरी पे चलैया है, और चौथी पर पुंछी है। ठीक है। ये राज्यपाल से संबंधित हैं। और यूपीएससी के लिए थोड़ा सा इनकी इनकी क्या क्या अनुशंसाएं थी, इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण निर्णय आए थे। ये सब मेंस, जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा ना, या थोड़ा डेप्थ में और जाऊंगा, तब इन चीजों को ऐसे ही इस तरीके से मेरे इमेजेस में लाऊंगा और बहुत अच्छे से पहले आपको समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर आंसर। जैसे इस तरीके से देखिए, क्वेश्चन पूछता है सेकंड पेपर में आपके जीएस के मेंस में कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन यह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। आलोचनात्मक विवरण दें। 250 शब्दों में दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कौन कौन सी चीजें डालना है, वो सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। और डायग्राम भी बताऊंगा किस तरीके से चीजें ऐसे बॉक्स में चीजों को आप लिख सकते हैं ना। तो अभी जब मेरी मेंस की क्लास स्टार्ट होगी, तब उसमें मैं आपको पूरी आंसर राइटिंग जिस तरीके से करनी चाहिए अच्छे से, वो गुण सिखाऊंगा। इस बार कल भी मैंने देखिए आपको पढ़ाया था बजट सत्र क्या होता है, आज है आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण अवधारणा ना रह जाए जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस पूछते हैं, है ना। और हम लोग यही चीज छोड़ देते हैं। ये तो सबको पता होता है। तो अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, नाम तो कई बार सुना है। ये रिपोर्ट कार्ड है सरकार का, कि जैसे मेरा रिपोर्ट कार्ड, आपका रिपोर्ट कार्ड, कि भाई पिछले क्या किया, कैसे करना है, पिछले कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे करते थे, क्या नहीं किया, क्या और कर सकते हो, है ना। और फिर फ्यूचर प्लान होते हैं कि हमने पास्ट में तो ये कर लिया, अब फ्यूचर में और क्या अच्छा करें और क्या बेटर करें। तो उसका एक, उसी को बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है। तैयार कौन करता है, ये याद रखना, नहीं कथन में डाल देगा। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार होता है, वित्त मंत्रालय के। ठीक है। और बजट से एक दिन पहले आएगा, मतलब जैसे 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा, तो उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को या 30 को। अब ये तो समझ लिया हमने। ठीक है। हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीजें आर्थिक संरक्षण का जब मैं पढ़ रहा था उसमें, तो उसमें थे पॉइंट। और ये हमारी इकोनॉमी, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और समझाऊंगा। पर आए हैं तो समझना है, ये बेसिक प्लस करंट है ना। जुड़वा घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मान के चलिए कि हमारा आयात अधिक हो गया है, निर्यात कम हो रहा है, तो हमें चालू घाटा होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि सरकार के राजकोष में पैसा कम आ रहा है और खर्चा अधिक हो रहा है। अगर दोनों हो जाते हैं तो जुड़वा घाटा हो जाता है। ठीक है। क्राउडिंग इन क्या होता है, सरकार क्या करती है, जब अधिक से अधिक कर्ज लेना शुरू करती है बैंकों से और अधिक से अधिक इन्वेस्ट करती है, चीजें करती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी निजी कंपनियां हैं, उनके लिए कर्ज बचता ही नहीं है, लेने के लिए पैसा बचता ही नहीं है ज्यादा। तो अब उनको ब्याज बहुत हाई हो जाते हैं, तो वो कर्ज लेती नहीं है ब्याज हाई के कारण। इससे निजी निवेश घट जाता है ना। उसे कहते हैं निगेटिव पॉइंट है, क्राउडिंग का निगेटिव इफेक्ट है। और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, जहां सड़कें, बिजली, रेलवे में खर्च करे गवर्नमेंट, वहां निजी कंपनी भी निवेश करती, निवेश बढ़ जाएगा निजी कंपनी का, तो उसे कहते हैं ये सकारात्मक है, क्राउडिंग इन, है ना। इस पे अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देखिएगा, इसी तरीके से यूपीएससी बनाता है। ये दो खबरें मैं कहूंगा हाँ इंपॉर्टेंट हैं, पर हाँ किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा जब मेरा एमसीक्यू आप देखेंगे उधर जाके। यूपीएससी
आप बताएं, कई बच्चे इसको पढ़ तो लेंगे, अरे ये कहाँ पूछते, पर किस तरीके से पूछता है यूपीएससी स्टेट पीसीएस, वो मैं आपको एमसीक्यू में दिखाऊंगा। और जब वो क्वेश्चन आपके सामने होगा ना, तो पढ़े लोग भी सोचेंगे यार ये तो मैंने भूल निकाल देता है कि नहीं पूछतेगा। पर मैं बता रहा हूँ ना, पीवाईक्यू को बड़े ध्यान से मैं देखता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ एमसीक्यू कराऊंगा ना, सब क्लियर हो जाएगी लिस्ट। डूम्सडे क्लॉक, प्रतीकात्मक घड़ी, जिसमें मानवता आधी रात में मानवता का किस तरीके से विनाश करीब आ रहा है यह दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसको प्रबंधित करता है शिकागो विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट है, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंस। पर इतना ही याद रखना है, अभी क्वेश्चन आएगा आगे, आप तो बस ध्यान रखो, क्वेश्चन आएगा भी आगे, ठीक है। पांचवी न्यूज है हमारी, प्रकृति के लिए वित्त की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है, तो अपनी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो 5 जून 1972 में हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है। और उद्देश्य क्या होता है, सतत विकास हो, पर्यावरणीय जो भी चीजें अच्छे से अच्छे बेहतर कर सकें, वो इसका उद्देश्य होता है। तो ये तो थी आज के 5 करंट अफेयर, जिसमें से मैं खुद 100% ये चीज कहता हूं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो 90% करंट अफेयर के क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे मेरे हैंड रिटन नोट से। बस आपको मेहनत करनी है, रोज 5 6 10 करंट अफेयर ही पढ़ना है। मैगजीन हटाइए, मैगजीन आप 200-250 पेज पढ़ के आप मान के चलिए कितना याद रख पाएंगे। आप मान के चलिए 200-250 पेज की मैगजीन है, छोटा सा कहीं पे लिखा हुआ है, कितना याद रखोगे इस लाइन को। चलो मैं इस लाइन की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। कहीं आप मैगजीन पढ़ रहे हो, ये कहीं पे छोटे से उसमें आर्टिकल में उन्होंने लिख दिया है, साइड में कहीं लिख दिया, कितना याद रख पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ रोज पढ़िए, एक पेज पढ़िए मेरे साथ, एमसीक्यू कीजिए। 90% मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन है ना करंट अफेयर, 32 27 क्वेश्चन कर ले जाओगे बहुत आसानी से। जो लोग और कठिन लगते हैं आप आसानी से कर लोगे, जो इस क्लास में पढ़ रहा है ना। क्योंकि बहुत अनुभव है करंट अफेयर में। जब मैं एग्जाम में सम्मिलित होता था तो करंट अफेयर तो मैं जो सोचता था वहां पे वो मुझे कुछ चीज़ों दिखती थी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत पीवाईक्यू चीजें देखना, देखिए न्यूज के हिसाब से ही करंट अफेयर बनाया हूँ। जैसे दूसरी न्यूज हमारी थी भारतीय राज्य व्यवस्था से राज्यपाल की, तो अब देखिए राज्यपाल का क्वेश्चन है आपके सामने है, आंसर दीजिए सभी लोग। देता हूं मैं आप लोगों को समय, कीजिए आंसर। चलिए आप लोग पॉज कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि वीडियो ऐसे में लंबा होगा, है ना। मैं देता हूं आंसर। भारत के राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब बताएं लोग गलती कहाँ करते हैं, आप भी करोगे। चलो मैं अभी नहीं बताता हूँ, पहले पढ़ता हूँ, जिसमें आप भी सॉल्व कर लो ना, फिर पता लगे अरे यार इजी क्वेश्चन सोच रहे थे तो गलत कर दिए हम। पहला, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बात तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी बात सही है। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ये भी बात सही है। बताओ क्या आंसर दूं यार। पर ऑप्शन तो मुझे तीनों दिख ही नहीं रहे यार, क्यों। हाँ गलती आप करते हो यहाँ एग्जाम में, इसलिए मैं पहले पढ़ा। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में यार, बहुत इजी है ना। तो इस चीज को पकड़ना है, कथन गलत पूछे हैं तो सी होगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से स्टेट पीसीएस और यूपीएससी गेम खेलते हैं। आरपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे एमपीपीसीएस हो चाहे झारखंड पी, सब इसी तरीके से बनाए क्वेश्चन, है ना। लीजिए तीसरा मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण में मैंने आपको ये देखिए शब्द अभी 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 पढ़ाया है, आंसर दीजिए। देखिए आपको मैंने दो चीजें पढ़ाई थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसमें इसमें क्या क्या पूछा गया है,
सही ना, पॉजिटिव। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये देखिए, मैंने आपको नोट्स में ही मिलेगा। इसी तरीके से बनाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए आप खुद जाइएगा PYQ देखिएगा आज उठा के, यूपीएससी के स्टेट पीसीएस के सेम ऐसे क्वेश्चन बने होंगे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ करंट पर। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यार नहीं, मैं सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूँ आप जा खुद देखो ना कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये लीजिए चौथा करंट अफेयर जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये देखो, ये वाली लाइन ही मैंने लिखी है, ए भी लिखी है और ए भी लिखी है, तो इसके कथन तीनों सही है। थोड़ा पॉज कर लिया करिए आप लोग, है ना, पॉज करके पहले आंसर दिया करिए, फिर उसके बाद मेरा आंसर जब मैं देता हूँ वो देखिए। ये लो, क्वेश्चन बना दिया आपने। 250-300 पेज की मैगजीन पढ़ी थी 1 महीने की, पर ये छोटा सा कहीं लिखा लिखा हुआ था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। करंट अफेयर भी हमने बहुत पढ़े थे, पता नहीं ये क्या पूछ दिया, हमको तो याद ही नहीं है। ऐसे ही यूपीएससी स्टेट पीसीएस चीजों को बारीकी से रख देते हैं। लो ये, पर अभी आप आंसर दे लोगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ाया है। और एमसीक्यू कर लोगे तो और नहीं भूलोगे। ये लीजिए, मानवता के विनाश की निकटता बताएगा जलवायु परिवर्तन और परमाणु खतरे से। ठीक है, तो आप खुद देखिए, मैंने 5 करंट अफेयर पढ़ाए हैं आपको। कितने? 5 करंट अफेयर पढ़ाए हैं, पांचों पर एमसीक्यू कराए हैं। एमसीक्यू भी आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस लेवल, मतलब जिस तरीके से वो बनाते हैं ना करंट अफेयर से, उस तरीके से बनाए हैं। तो इसलिए तो मैं अपनी लाइन लिखता हूं, देखिए, टॉपर्स स्टाइल हैंड रिटन नोट्स। वही चीज जो एग्जाम में पूछी जाएगी वही सम्मिलित की जाएगी, डायग्राम बनाए जाएंगे, इमेजेस दिखाई जाएंगी। तो आइए अधिक से अधिक क्लास में जुड़िए। हिंदी मीडियम रिजल्ट लाना है, लाना है, लाना है। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल से मैं चाहूंगा अधिक से अधिक हिंदी माध्यम और सभी छात्र जुड़ें, है ना। चलिए, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।